सर्दियों की एक शाम थी जब हम चार दोस्त आरव, करण, निधि और मैं आदित्य ने मिलकर एक अजीब सा फैसला किया। हम सब ने सोचा कि शहर की भागदौड़ से दूर एक पुरानी सुनसान हवेली में कुछ दिन बिताएंगे। सुना था कि वह हवेली बरसों से वीरान पड़ी है। लोग कहते थे कि रात को वहाँ अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो, कोई दरवाज़ा पीट रहा हो, तो कोई दीवारों के पीछे से फुसफुसा रहा हो। लोग डर के मारे उसके पास भी नहीं जाते थे, पर हमें तो बस एक रोमांचक छुट्टी चाहिए थी जिसमें डर, मस्ती और एक नया अनुभव हो। हमने तय किया कि हम अगली सुबह ही निकलेंगे। सब ने अपने अपने बैग पैक किए। ज़रूरी सामान जैसे टॉर्च, फास्ट एड, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान और अपने कैमरे साथ ले लिए। हम में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती भी है। हमें तो लगा कि लोग बस डर फैलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक हल्की सी दहशत भी थी जो हम मानना नहीं चाहते थे। अगली सुबह धुंध से भरी हुई थी। हम कार में बैठे और हवेली की ओर निकल पड़े। रास्ते भर पेड़ों की टहनियाँ हमारे कार के शीशे में टकराती रही, मानो हमें रोकना चाहती हो। सड़क धीरे धीरे पतली होती गई और फिर एक समय आया जब कच्चा रास्ता शुरू हो गया। चारों ओर वीरानी थी, बस सूखे पेड़, बेजान झाड़ियाँ और दूर दूर तक कोई इंसानी आवाज़ नहीं। हल्की हल्की हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जो हमें भीतर तक कंपा रही थी। आखिरकार हम हवेली के सामने पहुँचे। हवेली सच में वैसी ही थी जैसे कहानियों में सुनी थी। टूटी फूटी दीवारें, झूलते हुए पुराने खिड़कियों पर जंग लगे सरिये और हर तरफ बिखरे हुए सूखे पत्ते। हवेली के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था, लेकिन जाने कैसे वह ताला जरा सा धक्का देते ही खुल गया। हम चारों ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर के लिए सबके चेहरे पर संशय था। फिर करण ने हंसते हुए कहा, डरते हो क्या? और आगे बढ़ गया। हम भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया जो सीधा हमारी हड्डियों तक जा पहुंचा। हवेली के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर नमी और गंदी बदबू थी। फर्श पर जगह जगह टूटे हुए फर्नीचर, फटी हुई तस्वीरें और धूल से मोटी परत जमी थी। हमने टॉर्च जलाया और एक एक करके कमरों का जांच शुरू किया। हर कमरा जैसे किसी पुरानी अधूरी कहानी को बयां कर रहा था। एक जगह एक टूटा हुआ पियानो पड़ा था, दूसरी ओर एक बड़ा सा आईना जिसमें धुंधले धुंधले कुछ दिखाई दे रहे थे। हमने सोचा कि हमें एक जगह ढूंढनी चाहिए जहां हम अपना सामान रख सके और थोड़ा आराम कर सके। एक बड़ा सा हॉल था जहां पुराना कालीन अभी भी बिछा था। हमने वहीं अपना डेरा जमाया। निधि ने खाने का सामान निकाला और हम सब ने थोड़ा बहुत खाया। शाम होने लगी थी और अंधेरा गहराता जा रहा था। हवेली के बाहर और अंदर दोनों तरफ से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। कभी सीढ़ियों पर चरमराहट, कभी खिड़कियों पर थपथपाहट। हमने सोचा हवा से हो रहा होगा और अपने आप को शांत करने लगे। रात होते होते माहौल और भी डरावना हो गया। टॉर्च की रोशनी में हवेली के लंबे गलियारे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई हमें देख रहा हो, छुपकर धीरे धीरे पास आ रहा हो। अचानक निधि ने कहा, तुम लोगों ने सुना? हम सब चुप हो गए। एक धीमी धीमी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, कहीं दूर से, शायद ऊपर की मंजिल से। करण ने हंसते हुए कहा, चलो देखते हैं क्या है। पर उसकी हंसी में भी एक बनावटीपन था। हमने धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ना शुरू किया। हर कदम के साथ सीढ़ियाँ चरमरा रही थी, जैसे हमारे वजन से कभी भी टूट सकती हो। ऊपर पहुँचते ही ठंडी हवा का एक और तेज झोंका हमें झटका दे गया। सामने एक लंबा गलियारा था जिसके दोनों ओर बंद दरवाजे थे। हमने पहले दरवाजे को खोला। एक खाली कमरा, बस धूल और कुछ बिखरी हुई किताबें। दूसरा दरवाज़ा खोला, वहाँ एक पुराना झूला पड़ा था जो बिना किसी हवा के धीरे धीरे झूल रहा था। तीसरा दरवाज़ा खोलते ही एक अजीब सी गंध हमारे नाखूनों में भर गई, सड़ी हुई चीज़ों जैसी। कमरा अंधेरा था, सिर्फ एक कोने में कुछ हलचल सी दिखी। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस ओर गई, हमें लगा कि कोई सफ़ेद परछाई फुर्ती से एक अलमारी के पीछे गायब हो गई। निधि चिल्ला पड़ी, वो क्या था? हम सब भागकर कमरे से बाहर आ गए और एक बार फिर हॉल में वापस पहुँचे।
सबके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था कि हमने सच में कुछ देखा है। थोड़ी देर बाद हमने सोचा कि शायद थकान और डर की वजह से हमें भ्रम हो रहा हो। इसीलिए सबने अपने स्लीपिंग बैग निकाले और सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन नींद तो जैसे हमारे कोसों दूर थी। रात के बीचों बीच अचानक एक जोरदार धमाका हुआ, मानो कोई भारी चीज़ गिर गई हो। हम सब उचक कर बैठे। टॉर्च जलाते ही देखा कि सामने की दीवार पर अजीब अजीब से निशान बन गए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार पर नोचा हो। आरव ने कहा, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन बाहर घुप अंधेरा था और वापस जाने का रास्ता भी हमें अब ठीक से याद नहीं था। तभी अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। अंदर से कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस एक गहरी काली सुरंग जैसी अंधेरी राह नज़र आ रही थी। हमने तय किया कि सुबह होते ही निकलेंगे, लेकिन तब तक हमें किसी भी तरह यहीं रुकना होगा। हम सब चुपचाप एक दूसरे के करीब बैठ गए, टॉर्च की हल्की रोशनी में सहमे हुए। हवेली की दीवारों के पीछे से अब भी फुसफुसाहटें आ रही थी। कभी कभी लगता था जैसे कोई बहुत पास आकर सांस ले रहा हो। निधि बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी, मानो कोई उसे घूर रहा हो। अचानक करण चिल्लाया, मेरी पीठ पे किसी ने हाथ रखा। हम सब उसकी तरफ भागे, पर पीछे कोई नहीं था। करण के कपड़ों पर साफ साफ 5 उंगलियों के निशान थे, गहरे, जैसे किसी ने बहुत जोर से दबाया हो। अब डर हावी हो गया था। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। तभी हवेली के एक कोने से धीमी धीमी एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी। वह हंसी इतनी ठंडी और भयावह थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने टॉर्च उस दिशा में घुमाया, पर कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक से एक परछाई सी दिखी, जो धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। हमने तय किया कि हमें अब कुछ करना होगा। मैं और करण टॉर्च लेकर उस परछाई के पास दौड़े, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे, कुछ भी नहीं था। बस एक टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी, जिसकी एक आंख गायब थी और चेहरा जला हुआ था। तभी निधि और आरव ने चिल्लाते हुए आवाज़ दी, आदित्य, जल्दी आओ। हम भागते हुए वापस आए तो देखा कि निधि बेहोश पड़ी थी और आरव कांप रहा था। उसने इशारों से ऊपर दिखाया। छत से एक धुंधली सी आकृति उल्टी लटक रही थी, जैसे कोई बिना हड्डियों के शरीर हवा में झूल रहा हो। उसकी आंखें लाल थी और मुंह से काली धुआं जैसा कुछ निकल रहा था। वह आकृति धीरे धीरे हमारे पास आने लगी। हम सब ने भागने की कोशिश की, पर दरवाज़ा जैसे अपने आप बंद हो गया था। हवेली का हर कोना अब हमें घूरता सा लगने लगा था। लगता था जैसे हवेली जिंदा हो गई हो और हमें अपना हिस्सा बना लेना चाहती हो। भागते भागते हमने फिर वही सुरंग नुमा अंधेरा दरवाज़ा देखा, जो खुला पड़ा था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, तो हमने उसी में कूदने का फैसला किया। लेकिन सुरंग के अंदर जो इंतज़ार कर रहा था, वह कहीं ज़्यादा खतरनाक था। हम सुरंग में कूद पड़े। अंधेरे ने हमें अपनी बाहों में समेट लिया। नीचे गिरते समय कुछ समझ नहीं आया कि हम कितनी गहराई में जा रहे हैं। जब हम ज़मीन पर गिरे तो वहाँ की मिट्टी गीली थी, जैसे ताज़ा खून से भीगी हुई हो। टॉर्च की रोशनी में देखा तो दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने खरोच खरोच कर कुछ लिखने की कोशिश की हो। हर तरफ एक गंदी बदबू थी, जो दम घुटने लगी थी। निधि अब भी बेहोश थी। हमने मिलकर उसे उठाया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। सुरंग बहुत संकरी था और लगता था जैसे दीवारें धीरे धीरे हमें दबा रही हो। हर कदम पर ऐसा लगता जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा हो। कभी कभी हल्की सी फुसफुसाहट, कभी पैरों की खामोश आहटें। हम सबके चेहरों पर पसीने की बूंद जम गई थी, लेकिन डर के मारे कोई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अचानक एक जगह सुरंग 2 हिस्सों में बंट गई। एक रास्ता बाईं ओर जाता था, जहाँ से ठंडी हवा आ रही थी, और दूसरा दाईं ओर, जहाँ एक गहरा खामोश अंधेरा था। बिना ज़्यादा सोचे हमने बाएं मुड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही हम कुछ कदम आगे बढ़े, निधि ने अचानक अपनी आंखें खोली और ज़ोर से चीख पड़ी, वो आ रही है।
हमने पलट कर देखा, सुरंग के अंदर से एक परछाई रेंगती हुए हमारी तरफ बढ़ रही थी। उसकी शक्ल इंसानी नहीं थी। उसके हाथ लंबे, मांस झुलते हुए और चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे और मुंह से अजीब सी करहाने की आवाज़ निकल रही थी। हमने तेजी से दौड़ना शुरू किया। सुरंग में भागते हुए सांसें टूटने लगी, पैर कांपने लगे, लेकिन मौत जैसे हमारे पीछे साया बनकर चिपकी थी। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी, पर हम महसूस कर सकते थे कि वह परछाई और करीब आती जा रही थी। अचानक करण फिसल कर गिर पड़ा और उसकी चीख गूंज उठी। हम रुके, लेकिन तभी करण के शरीर को किसी ने गहरे अंधेरे में घसीट लिया। करण के गले से एक आखिरी दबी दबी चीख निकली। फिर सब कुछ शांत हो गया। मैं, आरव और निधि बस एक दूसरे को देख रहे थे। हमारी आंखों में डर के सिवा कुछ नहीं था। करण अब हमारे साथ नहीं था और हमें पता था कि अगर हम यहाँ रुके तो हमारी भी वही हालत होने वाली है। हमने दौड़ना जारी रखा। सुरंग के छोर पर एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। जैसे ही हम उसके पास पहुँचे तो देखा कि वहाँ एक बड़ा सा कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी थी और उस पर एक औरत बैठी थी, सफ़ेद लिबास में, बिखरे हुए बालों के साथ। उसके चेहरे पर ना मुस्कान थी, ना गुस्सा, बस एक शून्य, जैसे वह हमें देखती हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं देखती। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थी। आरव ने हिम्मत करके कहा, हम यहाँ से जाना चाहते हैं, कृपया हमें छोड़ दीजिए। आरव ने बिना कुछ बोले बस अपना हाथ उठाया और तभी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। पूरे कमरे की दीवारें खून से सने नामों से भरी थी, सैकड़ों, शायद हजारों नाम। कुछ नामों के नीचे तारीख लिखी थी, मौत की तारीख। अचानक उस औरत का चेहरा बदलने लगा। उसकी त्वचा पिघलने लगी, उसकी आंखों से काले कीड़े रेंगने लगे और उसने एक करहार के साथ हम पर झपटा मारा। हम चीखते हुए पीछे हटे, पर निधि फिर से फिसल गई। उस औरत ने निधि का हाथ पकड़ लिया और जैसे ही निधि ने चिल्लाना शुरू किया, उसका शरीर अकड़ कर पत्थर बन गया। एक ही पल में निधि की आंखों से जीवन का हर चिन्ह गायब हो गया। वह एक ठंडी, बेजान मूर्ति बन गई थी। अब बस मैं और आरव बचे थे। मौत ने 2 बार हमारे सामने अपने पंजे खोले थे और हम अब तीसरी बार शायद खुद को नहीं बचा सकते थे। हम दोनों ने बिना पीछे देखे एक कोना पकड़ा और एक टूटी हुई दीवार के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश की। दीवार के पीछे से एक और संकरी सी सुरंग थी जो ऊपर की ओर जाती दिख रही थी। हमने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू किया, लेकिन तभी सुरंग में ज़मीन कांपने लगी और दीवारों से अजीब से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं हमें पकड़ने की कोशिश कर रही हो। हमने लगभग घसीटते हुए खुद को उस सुरंग के छोर तक पहुंचाया। वहाँ एक छोटा सा दरवाज़ा था जो जंग खा चुका था, लेकिन जैसे तैसे धक्का देकर हमने उसे खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, ठंडी हवा का झोंका आया और हम दोनों बाहर खुले मैदान में पहुंच गए। लेकिन कुछ अजीब था। हवेली अब भी सामने थी, पर कुछ ज़्यादा ही भयावह लग रही थी। उसकी दीवारें अब तकरीबन काली हो चुकी थी, खिड़कियों से धुआं निकल रहा था और हवेली के चारों ओर गड्ढे थे, मानो सैकड़ों कब्रें खुदी हुई हो। आरव ने कहा, हम बच गए, पर उसके मुंह से खून बहने लगा। मैंने देखा कि उसके पेट पर गहरी खरोंच थी जो धीरे धीरे फैलती जा रही थी। उसके चेहरे पर मौत की छाया साफ नजर आ रही थी। आरव घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी सांसें टूटने लगी। मैं दौड़ा, उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी उसके शरीर ने झटका देना बंद कर दिया। आरव मर चुका था। अब मैं अकेला था। 4 दोस्त आए थे, अब सिर्फ मैं बचा था, लेकिन शायद नहीं, क्योंकि हवेली के दरवाजे एक बार फिर से अपने आप खुल गए थे और अंदर से वही सफ़ेद परछाई मुझे बुला रही थी। मेरे पैरों ने चलना बंद कर दिया। मैं बस खड़ा रह गया। हवेली ने मुझे पुकारा, अपने अंदर खींचना शुरू कर दिया। मेरे कानों में अब भी करण, निधि और आरव की चीखें गूंज रही थी। आखिरी बार मैंने अपने चारों ओर देखा। वीरानी, सूखे पेड़, टेढ़े मेढ़े पत्थर और हर तरफ एक अजीब सी गहरी चुप्पी। फिर मैंने महसूस किया
कि कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा है। मैं मुड़ा और वहाँ वह औरत थी, वही जली हुई आंखों वाली काली परछाई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे हमेशा के लिए। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।